So today's topic on synthesis and secretion of peptide hormones. So under this topic, we will discuss on the things which is regarding the synthesis of peptide hormones and how these hormones secreted. So we will have to look after this. I think in previous class, might be I have elaborate these things ना. पिछली क्लास में ये बात किया था ना हमने सेल्स के बारे में कि ये थे सर. हाँ, क्योंकि ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि जब तक हम सेल के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे की चीजें नहीं समझ में आएगी. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थी दैट इज द न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस में तुम्हारी न्यूक्लियोलस है और काफी डीएनए मटेरियल्स है, दैट इज क्रोमैटिन. और बाहर की बात करें तो साइटोप्लाज्म में तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, जो कि दो तरह की होती है, एक रफ होती है और एक स्मूथ होती है. रफ कहने का मतलब है दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स ऑन द अपर पार्ट, हाँ. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स वेर एब्सेंट. और ये तुम्हारी लाइसोसोम थी, जो कि किसी भी डेड सेल्स को क्या करो, उसको मतलब ग्रास्प करती है और अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर देती है. ठीक है. सो ये हमारी बेसिक्स थी सेल्स में. तो बेसिकली जो पेप्टाइड हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है. ठीक है. और जो इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं दैट मे बी फ्रॉम 3 to 100s. ठीक है. मिनिमम 3 होती है और इट कैन गो अप टू हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इनके चेन से, मतलब मिक्सचर से एक पेप्टाइड हार्मोन बनती है. ठीक है. तो ये पेप्टाइड हार्मोन जो है, इसके सिंथेसिस की बात करें तो काफी कुछ स्टेप्स इसमें कवर करते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस का पार्ट भी होता है और साइटोप्लाज्म का भी पार्ट होता है. तो साइटोप्लाज्म में स्पेशली सेक्रेटरी सेल्स. ठीक है. ये सेक्रेटरी सेल्स जो है, दीज इंक्लूड द जीन ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. ये इनमें कैपेसिटी होती है जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करने का इनटू द प्रिकर्सर न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. आरएनए रहती है, इसको हम लोग जीन ट्रांसक्रिप्शन में इसमें हेल्प होती है. फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी इसमें होती है, जिसमें जो मैसेंजर आरएनए जो होती है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है. ठीक है. इसका प्रिकर्सर जो होता है वो भी तुम्हारे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में रहती है. सो ट्रांसलेशन होती है, पहले ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी ऑफ द मैच्योर मैसेंजर आरएनए, और को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन होती है. मतलब ये पूरी मॉडिफिकेशन होती है जिससे कि जो पेप्टाइड हार्मोन उसकी सिंथेसिस हो सके. तो ये जो मतलब ये काफी सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ये जस्ट नटसेल में बता रहा है. तो सिंथेसिस जो होगी दैट विल बी रेगुलेटेड एट one or more of the above mentioned biosynthetic steps in order to meet the secretory requirements of endocrine glands. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में जिस तरह की भी पेप्टाइड हार्मोन की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी सिंथेसिस जो है वो यही होगी तुम्हारी सेल्स में. ठीक है. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में. तो एक बार जब सिंथेसिस हो जाती है तो ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स है ये मतलब एक पैकेज में होती है. ठीक है. एक पैकेट साइज में होगी और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल से ये इट विल ऊजेज आउट. और एक सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, एक जो ग्रेन्यूल्स है जहां से ये सिक्रेट होते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं होंगे जब तक कि कोई स्टिमुलस वहां स्ट्राइक नहीं करेगा. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अगर कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है, मैसेज आता है, तो वो एमआरएनए के थ्रू जाएगी और दैट विल provoke to
secrete or release the peptide hormone from specific granules, ठीक है। तो ये सिक्रीशन जो होती है यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कभी ज्यादा हो सकती है, कभी इसकी फ्लो जो है धीरे कम भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो है मतलब वही वेव टाइप का रिदम में आती है, मतलब कंटिन्यूस फ्लो नहीं होती। और ऑल्सो इट विल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब अगर जो टारगेट ऑर्गन को रिक्वायरमेंट चाहिए अगर वो पूरी हो गई तो फिर ये फर्दर चेक कर देगा, मतलब हॉर्मोन्स का निकलना जो है वो चेक हो जाएगा। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो ये कंटिन्यू निकलते जाएगी, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस फ्लो में नहीं, रिदमिक वेव फॉर्म में, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, जैसी जरूर रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही। सो मोस्टली दीज पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स टू सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ज्यादातर पेप्टाइड हॉर्मोन्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इनको किसी भी तरह की कोई भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो चूंकि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट सर्कुलेट कर जाते हैं, ठीक है। सो जो ये प्रॉपर्टी है पेप्टाइड हार्मोन की, बीइंग वाटर सॉल्युबल नेचर, इसके कारण क्या है, क्योंकि कोई कैरियर नहीं है इसके साथ, तो ये इसकी डिग्रेडेशन भी बहुत जल्दी होती है। मतलब जितनी जल्दी प्रोडक्शन होती है उतनी जल्दी डिग्रेड भी हो जाती है। अगर तो मतलब यूज है, उसके रिक्वायरमेंट है, फीडबैक आई उसके हिसाब से टारगेट ऑर्गन के, तो ये तुरंत सिंथेसिस होती है सेल्स में, फिर वहां से स्टिमुलस के थ्रू सिक्रेट हो जाती है और टारगेट ऑर्गन पे पहुंच गई और एक्शन करके फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत देर रहता है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो भी बहुत कम होती है, और जो इसका एक्शन का जो मतलब जो फंक्शन में आती है तो उसका ड्यूरेशन भी होता है वो बहुत कम, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है इन रिगार्ड टू अदर हॉर्मोन्स। तो स्पेशली अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो इसमें इसकी हाफ शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, और ये ज्यादा देर तक मतलब अपना काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी ये कुछ देर तक रहती, कुछ घंटों तक रहती। लेकिन प्रोटीन हार्मोन्स में वो तुरंत काम किया और अब्रप्ट हो गई। तो इसमें ये चीज बताया था कि हार्मोन एक्शन यूजिंग साइक्लिक एएमपी है ना, दैट इज द सेकंड मैसेंजर। तो हमें लगता है ये वाली स्लाइड शायद लास्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। मतलब ये तुम्हारी जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये सेल्स में यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग, कुछ लीवर के थ्रू आते हैं, कुछ मसल्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, कहीं पॉजिटिव फीडबैक है और कहीं नेगेटिव फीडबैक है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है एंजाइम, इसके प्रेजेंस में जो एटीपी है दैट कन्वर्ट इनटू द साइक्लिक एएमपी, ठीक है। और ये क्या करता है, जो प्रोटीन काइनेज ऑलरेडी जो प्रेजेंट होती है उसको एक्टिव फॉर्म में ले आती है, ठीक है। और इसके थ्रू माने एक्टिव होने के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस में तुम्हारी एमआरएनए है, ठीक है, तो दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक रिलेटेड जीन्स, ठीक है, जो कि हार्मोन को प्रोवोक करती है, आइदर सिक्रेट करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए। तो इसमें जो है ये एग्जैक्टली होता क्या है, एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन जब इसकी होती है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन में चेंज होती है, और फिर वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स के लिए बाहर आ जाती है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर उसकी शुरू हो जाती है। तो इसमें मेन वही है, साइक्लिक एएमपी देख सकते हो, इसकी रिस्पॉन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। तो इस चीज को समझना ये जरूरी है, सिंथेसिस हो गई, सिक्रेशन जो हुई इसके थ्रू हो, इस प्रोसेस के थ्रू हो, इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। एक अलग सा फिर हमने एक एग्जांपल सेट किया था प्लाज्मा ग्लूकोज का कि प्लाज्मा ग्लूकोज और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में दे रहा है, जैसे कि पैंक्रियाज है फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो कैसे एक्शन में आता है, तो पैंक्रियाज में क्या है, जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगी पैंक्रियाज को, ठीक है। उससे क्या होगा, इंसुलिन
सिक्रेट होगा और ये इंसुलिन जो है लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यूज में जाके जो भी उसका फंक्शन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर लेगा। तो जैसे फुलफिल होती है वैसे ही जो ग्लूकोज लेवल होता है प्लाज्मा में वो फिर डाउन होता है और फिर वो नेगेटिव फीडबैक, माने ये साइकिल चलते रहती है। जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक्शन में आ जाता है, अदरवाइज फिर वो रुक जाती है। ये मतलब सेल्स में। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस, पहले तो सीएनएस हाइपोथैलेमस को इनिशिएट करता है टू रिलीज द वेरियस हार्मोन्स। तो अब ये एक्शन देगा सबसे पहले पिट्यूटरी पे, ठीक है, और वहां से स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो भी हैं वो निकलेंगे, मतलब जिस भी हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट, वो वहां से निकल के मतलब पिट्यूटरी से निकलकर पेरिफेरल ग्लैंड्स तक जाएंगे, मतलब टारगेट ऑर्गन्स तक अपने पेरिफेरल ग्लैंड के थ्रू जाएंगे, ठीक है। और जैसे टारगेट टिश्यू पे एक्शन कर दिया, फंक्शन हो गई इसकी पूरी, तो उसके बाद फिर ये नेगेटिव फीडबैक देती है पिट्यूटरी को और एट द सेम टाइम हाइपोथैलेमस को, जिससे फिर वो उसको चेक करता है, उसके फ्लो को चेक करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है, मतलब जैसे इसकी काम पूरी होती है, उसके स्टिमुलस फिर उसको वहां से निकल जाते हैं और वो काम करना बंद कर देता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो जितनी देर ये सर्कुलेशन में रहता है उतनी ही देर ये एक्टिव रहता है, अदरवाइज फिर ये डिग्रेड कर जाता है। तो प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरा है इसका जो फंक्शन होता है वो इंटीग्रल होता है, मतलब एक के कारण दूसरे का भी, या दूसरे के कारण तीसरे से, मतलब इस टाइप से स्टेप बाई स्टेप ये जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है, एक्ट करता है एंजाइम्स पे, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करता है बायोसिंथेसिस पाथवेज में, आइदर स्टेरॉइड हो, थायराइड हो, या फिर किसी टाइप की एंजाइम्स हो। तो ये इसके इंटरसेलुलर कंडीशन में जाता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्टेट में जाता है और वहाँ सिंथेसाइज होता है और डिग्रेड होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर एक्शन। सो these are critical membrane, receptor and cytoskeletal molecules and an appreciation of the pathways for polypeptide synthesis, or it is also associated with the cellular structures। मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, ये सेलुलर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करती है, उसके साथ रहती है, और अलग अलग पाथवेज पे जाकर एक्शन में आती है, आइदर उसको रिसेप्टर पे जाना हो या साइटोस्केलेटल मॉलिक्यूल्स उस पे एक्ट करना हो, या फिर किसी स्पेसिफिक क्रिटिकल मेम्ब्रेन पे एक्ट करनी है। तो द प्रोडक्शन ऑफ अ फंक्शनल प्रोटीन hormone, the production of a functional protein hormone requires numerous steps, each one involving modifications or processing of precursor molecules। तो ये जो सारा एक्शन होता है ये अपने स्पेसिफिक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स पे बेस होती है, क्योंकि जो उसका स्टेप है काम करने का, जो अपना प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जो चलती है, वो बिल्कुल इंडिविजुअल होती है और स्पेसिफिक होती है। सो द यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपार्टमेंट्स, एक तो न्यूक्लियस हो गई, दूसरी साइटोप्लाज्म हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट आर टोपोलॉजिकली कंटिजियस विथ वन अनदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो ये सराउंडेड होता है बाय एन एनवेलप, ठीक है, एक लिफाफा टाइप का होता है जिसमें अंदर और बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और कुछ स्पेस होती है, सिस्टर्नल स्पेस, मतलब काफी सारे इसमें मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स। सो दिस न्यूक्लियर एनवेलप is perforated by nuclear pore complexes and permit communication of the nucleoplasm, है ना, nucleoplasm with the cytoplasm। सेल्स के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर, मैंने सेल्स में न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है, एक तरह से ऑस्मोसिस देता है, और कह सकते हो एक शॉक टाइप का, शॉक एब्जॉर्बेंस देता है, कि एक मॉलिक्यूल्स जो है दूसरे पार्टिकल से मतलब टकराए नहीं, मिले नहीं, है ना, और सब लोग अपना अपना काम जो है प्रॉपर वो करते रहे।
एक डिस्टेंस भी रखता है और उसमें एक एब्जॉर्ब करके रखता है सब। So the nucleus contains much of the cellular nucleic acid or genetic material in the forms of genes, which harbor the information that is necessary for the initial production of precursor ribonucleic acids and hence functional the proteins. मतलब हर तरह का जेनेटिक मटेरियल इनके सेलुलर और न्यूक्लियर में लगा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो जिस तरह के इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से वो जीन्स एक्टिव होता है और वो राइबोन्यूक्लिक एसिड को कमांड करता है कि आप भाई प्रिपेयर हो जाओ फलाने काम के लिए। तो उस सर्टेन एंजाइम से, स्पेसिफिक एंजाइम से मिलकर फिर कोई एक प्रोटीन हार्मोन प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है और फिर उस स्टिमुलस के रहने से वहां से सिक्रीट करके अपने पेरिफेरल ग्लैंड्स में जाता है और फिर वहां से टू द टारगेट ऑर्गन और वहां एक्ट करके फिर वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मल्टीपल ऑर्गेनेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मल्टीपल ऑर्गेनेल्स तुम्हारे यही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म, जो अलग अलग चीजें हैं, गोल्जी बॉडीज वगैरह है। So these events occur through an assembly line arrangement by which the initial protein precursors are altered by changes in their primary structures and by glycosylation and other chemical modifications. तो काफी कुछ chemical modifications और जो changes होते हैं, ठीक है, जिससे ये जो genes है RNA को कमांड करता है और अलग अलग मटेरियल हेल्प करता है उसको मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन हार्मोन्स। सो अब जैसे देख सकते हो इसमें हर एक ऑर्गेनेल्स का कुछ अपना रोल है। जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या है, इनिशियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसी में होती है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें ये रहता है जैसे गोल्जी स्टार्च। तो ये क्या है, गोल्जी स्टैक में क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज है यहाँ फर्दर प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है वो यहाँ पर उसकी सॉर्टिंग होती है, मतलब कि किस टाइप की प्रोटीन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से इसमें गोल्जी बॉडीज में वो अपना जीन्स को चेंज कराता है, वहां से वो एंजाइम्स को मैसेज देता है और जीन की जो कोडिंग होती है ये गोल्जी बॉडीज में, मतलब स्पेशली फॉर प्रोटीन प्रोसेस, और उसकी ट्रांसलोकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, सॉर्टिंग एंड ट्रांसलोकेशन दैट विल टेक्स प्लेस इन द गोल्जी स्टैक्स। सेक्रेटरी सेल की बात करें तो दैट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर सेल टाइप्स, और ये भी प्रेजेंस होती है इन द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो कि इमर्ज करती है गोल्जी स्टैक से। सो दीज ग्रैन्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड and the membrane bound organelles that contain polypeptide hormones in high concentration may store for long period, ठीक है, मतलब गोल्जी स्टैक में ये एक मतलब लिमिटेड कंसंट्रेशन में रह सकती है, ठीक है, तो जब तक स्टिमुलस नहीं आती है, लेकिन एक बार जैसे वहां से सिक्रीट हो गई तो उसके बाद फिर वो अपना काम करने के बाद डिग्रेड हो जाएगी। So stimulus secretion coupling allows release of the hormone from the granule on physiologic demand, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकली जब बॉडी में किसी भी ऑर्गन को या सेल्स को, टिश्यूज को रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, तो वहां ये एक्ट करेगा, रिलीज करेगा और एक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर डिग्रेड हो जाएगा। तो चीजें तो बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन जो सिस्टम है इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ईच प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इज एन्कोडेड बाय अ जीन, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो कि मैमेलियन हैप्लॉइड जीनोम में देख सकते हो 1 लाख 100,000 जीन्स, 1 लाख जीन्स,
है ना. 100,000 genes are grouped together into clusters called chromosomes. So however only a subset of the genes is expressed in a given cell. मतलब एक हम जब सेल्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स को ही दिखाते हैं, ठीक है, या क्रोमोसोम्स को दिखाते हैं, लेकिन असल में देख लो कि अब एक क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, तो इसको समझ पाना थोड़ा अभी भी मुश्किल है. So the genes in chromosomes are organized as chromatin with its DNA that is bound to basic histone and acidic non-histone proteins. तो ये DNA जो है ये wrapped होता है, मतलब डुप्लेक्स में, ठीक है, डुप्लीकेट में, नियरली ट्वाइस अराउंड एन हिस्टोन ऑक्टेमर कोर. मतलब ऑलमोस्ट 140 न्यूक्लियोटाइड्स रैप होते हैं, ठीक है, to yield nucleosomes and a structure resembling beads on a string. अब समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब जीन जो है किसी भी क्रोमोसोम में मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज होता है कि जो क्रोमेटिन है विथ इट्स डीएनए बाउंड टू बेसिक हिस्टोन एंड एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये ऑलरेडी इसमें है, और ये रैप होते हैं हिस्टोन ऑक्टामेर कोर में, ठीक है. ऑलमोस्ट इट रिक्वायर्स 140 न्यूक्लियोटाइड्स टू यील्ड न्यूक्लियोसोम्स एंड अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग बीड्स. तब जाके उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है. So these protein DNA interactions, they provide the gene with vital secondary and tertiary structures. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन है ये जाकर फिर एक स्पेसिफिक सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर देता है उस जीन को. एंड द डीएनए इन दिस कंडेंस्ड फॉर्म, दीज आर द प्रोबेबली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. मतलब इसमें है तो बहुत सारे जीन्स, ठीक है, डीएनए है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जब तक कि किसी तरह का कोई एंजाइम माने स्टिमुलाई न दे मिले, या फिर जब तक ये अपने आप को किसी फॉर्म में चेंज ना कर रहा हो, माने किस फॉर्म में पेप्टाइड हार्मोन के फॉर्म में बनना है, इसको क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके हिसाब से ये अपने आप को फिर एक्टिव फॉर्म में लाता है और अपने आप को डेवलप कराता है, ठीक है. So however, modifications in this structure dictated by the developmental or regulated patterns and may determine whether a particular gene may be transcribed at all and if so at what rate. ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कितने तेजी से और कितना करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उस हिसाब से. So the role of chromatin structure in determining the breadth of cell specific gene transcription remains to be clarified. तो अब इतना ये कॉम्प्लिकेटेड थीम है कि अभी तक ये जो जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसमें जो क्रोमेटिन का रोल है, ठीक है, ये कितना है ये अभी तक क्लियरिफाई नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब 100,000 तक क्रोमेटिन मटेरियल है इसमें. So the gene containing information in the form of DNA is transcribed into heterogeneous nuclear RNA. तो समझ सकते हो इसी से कि जो जीन होता है ये इसमें जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ये इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वेरियस जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उस पर डिपेंड करती है. So this heterogeneous nuclear RNA is rapidly processed to form many mRNA. ठीक है, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होती है, and these events occur in the nucleus. So the mRNA enters in the cytoplasm where it interacts with the protein synthetic machinery and undergoes translation by which the protein hormone precursor is synthesized. So then numerous co-translational and post-translational processes occur in the RER, है ना, rough endoplasmic reticulum में और Golgi bodies में, to yield the mature protein hormone. इसे ये वाले स्ट्रक्चर समझ में आई कि एक हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को प्रोसेस करने के लिए काफी सारे मैसेंजर आरएनए चाहिए जो कि रहते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन फिर उनको एक्टिव होने के लिए आनी पड़ेगी साइटोप्लाज्म में अलोंग विथ
द राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडीज के पास, ठीक है। और वहां आकर ये मैच्योर होंगे, मतलब इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है, चूंकि मैसेज वहीं पर है, तो अब किस हिसाब से इसे एक्शन में आनी है, कौन सा फॉर्म इसको चेंज करना है, कैसे डेवलप करना है, वो यहाँ से होगी। और तब जाके ये मैच्योर होके फाइनली आरईआर से और गोल्जी बॉडी से निकलेगी। तो अब यहाँ पर होती है एक सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स बर्ड इमर्ज फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी टू प्रोड्यूस द सेक्रेटरी ग्रैंडुल, ठीक है। गोल्जी बॉडी इसमें ये तुम्हारी सेक्रेटरी वेसिकल्स है जहां से ये बाहर आएगी, और यहीं पर ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इज स्टोर्ड, यहीं होती है स्टोर्ड भी, और स्टिमुलेट भी होती है यहीं पर, ठीक है, फ्रॉम एनी एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स whereupon the hormone enters the extracellular space। तो एक बार जब ये इनिशिएट हो गई तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो सेल्स की है वहां पर ये मैंने ऊज आउट होगी, ठीक है, और वहां से फिर अपने पेरिफेरल ग्लैंड्स पे जाएगी और वहां से टारगेट ऑर्गन में जाएगी। So the information in a gene appears in the form of double-stranded polymer of DNA, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना, वही बता रहा है। So the protein sequence is embedded in triplets of nucleotides in a tandem array dictated by the genetic code। जेनेटिक कोड कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, जो न्यूक्लियोटाइड जो तुम्हारी दिया हुआ है, ATGC या फिर यूरेसिल जो भी है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, उसके हिसाब से ये न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड होते हैं और काफी ये लंबी चेन होती है, ठीक है। तो जो मैसेज आती है उसके हिसाब से ये अपने आप को ट्रांसक्राइब करते हैं। तो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट in the gene must be transferred to another molecule RNA which transfer original information from the nucleus to the cytoplasm, and the information transfer from the gene to RNA is known as transcription, ठीक है। So a precursor RNA called heterogeneous nuclear RNA, और ये सिंथेसाइज होती है तुम्हारी डीएनए के जो टेम्पलेट है, ठीक है, मतलब जीन में जो डीएनए के टेम्पलेट हैं उसके थ्रू ये प्रिकर्सर आरएनए जो है ये अपने आप को सिंथेसाइज करता है। सो दिस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज देन रैपिडली प्रोसेस्ड इनटू द मैच्योर मैसेंजर आरएनए, और यहां से ये मैसेंजर आरएनए एग्जिट करती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को, और ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो है इज अ वर्जन ऑफ द जीन विथ इट्स डाटा रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो चूंकि पता होगा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होती है, डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होती है। तो डबल स्टैंडर्ड में क्या है, मतलब वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो गई, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, मतलब जो मैसेज आया जिस टाइप का फॉर्म में इसको चेंज होना है उसके हिसाब से इसने अपने न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज में, और वहां पर ये अपने आप को मैच्योर करने के बाद उस प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को उस हिसाब से चेंज कर लेता है और फिर एक्शन में आता है, ठीक है। सो द mRNA quickly interacts with the protein synthetic machinery and the ribosomes of the cytoplasm. So the ribosome is a complex structure that contains ribosomal RNA and its associated proteins. अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो विद इन द स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है mRNA में इज इवेंचुअली ट्रांसफर टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल अडॉप्टर मॉलिक्यूल्स tRNA, ठीक है, ट्रांसफर RNA, दैट दिस विल अलाउज द इंफॉर्मेशन इन द ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड माने कोडोन्स में देती है इन द mRNA टू बी कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड। मतलब चीजें समझ में आ रही है ना। tRNA अलाउ करती है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए mRNA को, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, मैंने वही कोडोन्स में होती है ATGC में, और
ये अपने आप को उस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती है जिसके की रिक्वायरमेंट, जो स्टिमुलस आया है. So because one of 4 different nucleotides can occupy each position in the triplet codon, 43 और 64 sequence possibilities जो exist करते हैं, ठीक है. So more codons are available than are necessary to encode the 20 essential amino acids, and the genetic code contains redundancy or degeneracy so that a single amino acid may be represented by more than one codon. ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत? नो सर. तो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड. किसी भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की एक शुरुआत है और अंत है. तो द एमआरएनए मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ ट्रांसलेशन. सो इंपॉर्टेंट कोडोन्स इंक्लूड एडेनाइन, यूरासिल, गुआनिन, ठीक है, और initiator methionine, which is the first amino acid of all newly synthesized polypeptides. So ये अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है, UAG, UAA एंड UGA which are termination codons. मतलब स्टार्ट होती है और जो अलग एंड होती है. तो एंड जो टर्मिनेशन कोडोन्स होंगी वो UAG, UAA और UGA में ही होगी. तो जब पढ़ोगे ना जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन वाली, जब पढ़ोगी कोडोन्स का स्ट्रक्चर, तो उसमें काफी ये चीजें रहती हैं. शुरू होंगी तो AUG से, खत्म होगी तो UAG, UAA और UGA से. तो ये ट्रांसक्रिप्शन फिर बताता है कि, मतलब ये बताता है कि यहां से शुरू है और यहाँ पर खत्म है. चूंकि ये कंप्लीट चेन होती है, लेकिन बीच बीच में फ्रैक्शन होती है, तो वो फ्रैक्शन फ्रेगमेंट इसी कोड से ही पता चल सकता है. अदरवाइज बहुत बड़ी होती है, काफी लंबी होती है. So proteins destined for secretion are produced on ribosomes and possesses a NH2 terminal signal, और इसी को कहते हैं लीडर पेप्टाइड that interacts with cytoplasmic and endoplasmic reticulum receptors to mediate rapid ribosome membrane association. तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये अलाउ करता है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन टू एंटर द ल्यूमेन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज करने के लिए किस तरह के प्रोटीन्स को सिंथेसिस करनी है, ये टर्मिनल जो है ये बताती है, ठीक है. और इसकी जो टोपोलॉजिकली होती है वो दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल, मतलब स्टिमुलस जो है सेल्स के बाहर है, लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया और उसके हिसाब से अमीनो एसिड्स में चेंज होनी है और प्रोटीन फॉर्म में बाहर आनी है. So after this process, co-translational events takes place and the newly synthesized polypeptide is then sequestered within the cisternal space of the endoplasmic reticulum. एक बार जब सिंथेसाइज हो गई तो फिर इसको सिक्रीट होनी है, ठीक है. तो सिक्रीट कहाँ से होगी? पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैच्योर होगी और फिर वहां से जो डक्ट है उसके थ्रू ये फिर इट विल ओसेज आउट. अब देख सकते हो जो पॉलीपेप्टाइड है ये मतलब माइग्रेट होती है वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थ्रू द गोल्जी स्टैक और इट प्रोसेस फर्दर. हाँ, so after the transfer from the cis to the medial to the trans region of the Golgi complex. cis और trans दो तरह के अलग अलग जानते होंगे Golgi complex में होती है. So the maturing polypeptide hormones is sorted and transferred to the secretory granule. ठीक है, एक बार जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस और से ट्रांस के तरफ आ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये इसकी सॉर्टिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की सॉर्टिंग होगी और इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको सेक्रेटरी ग्रैन्यूल में भेज दिया जाएगा जहां ये पड़ी रहेंगी, ठीक है. तो पॉलीपेप्टाइड्स इन सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बाय fusion of the vesicle with the plasma membrane and by exocytosis of the contained material.
जिस तरह की मटेरियल लगी पड़ी है उसके थ्रू या उसके कारण कह लो कि वेसिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरह से फ्यूजन होगी और जो भी वहां पर सेक्रेटरी वेसिकल्स में पॉलीपेप्टाइड्स है दैट विल come out to the extracellular space. So hormones in secretory granules are stored until the appropriate extracellular signal. ठीक है, generally a calcium flux is received to prompt the release of the contents of the secretory granule. अब देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और वेसिकल्स का फ्यूजन हो गया तो हो गया, नहीं, ऐसे नहीं. इसको एक्शन को मतलब कंप्लीट करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए कैल्शियम की फ्लक्स जरूरी है, कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट. जब ये वहां से निकलेंगी, मतलब अपने आउटर से, आउटर जो स्टोर्ड एरिया है कैल्शियम का, जब वहां से मतलब बाहर आएगी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, तो ये जो हार्मोन्स है दैट विल कम आउट फ्रॉम द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स. तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्योंकि ये केमिकल सिग्नल हो गया कैल्शियम आयंस, फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी है कुछ ना कुछ, एसिटाइलकोलिन वगैरह या फिर कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर यूज होगी, तो ये दोनों मिलकर इन पेप्टाइड हार्मोन को मतलब बाहर आने के लिए एक तरह से फायर करती है. ठीक है, तो in response to this chemical signal, the membranes of the secretory granule fuse with the plasma membrane and amniocytosis occurs. Amniocytosis मतलब the regulation of exocytosis, मतलब cells के जो साइटोसिस सेल्स के जो बाहर आना, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है. So in a series of alterations in precursor RNA and protein molecules, the eventually mature and bioactive polypeptide hormone is synthesized and secreted. ठीक है, so ये तुम्हारी हो गई ऑलमोस्ट द स्टोरी फॉर द फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस. ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द प्रोटीन हॉर्मोन्स. ठीक है, इसमें प्रीति कहीं कोई प्रॉब्लम इतने क्लास में? नहीं सर. मतलब चीजें सारी समझ में आ गई ना? कोई भी ऐसा स्लाइड जो नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं सर, ठीक है सर. ठीक है, ये वाला पॉइंट देखा आपने? ये हमेशा ध्यान में रखना, ये आती है तुम्हारी ऑब्जेक्टिव में. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ठीक भी सर. ये आती